नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, तो आज हम बात करेंगे आंखों के कमजोर होने के बारे में। साथ ही अगर आपकी भी आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर विनीता रामनानी से। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम डॉक्टर विनीता, और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आंखें आखिर क्यों कमजोर होती हैं और यूजुअली आंखों में किस तरह की समस्याओं को आप डेली फेस करती हैं मरीजों के थ्रू। बढ़ती हुई उम्र के साथ में हमारी आंखें जो है वो लगातार कमज़ोर होती चली जाती है। उसके पीछे के कई कारण होते हैं जो हमने अपने कई प्रोग्राम्स में लिए हैं, जैसे कि चश्मे के नंबर्स, बढ़ता हुआ मोतियाबिंदु, कांच बिंदु की बीमारी, या अगर कोई शारीरिक बीमारी है जैसे डायबिटीज़ तो उसमें होने वाले डायबिटीज़ के दुष्परिणाम जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, और कई तरीके की ऐसी समस्याएं जो हमारी आँखों के कॉर्निया, लेंस या पर्दे को डैमेज करती है। और आज हम जिस विषय पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो है एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन, यानी उम्र से पर्दे पे आए हुए धब्बे, जो कि हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से डॉक्टर विनीता आपने जिक्र किया है कि कैटरैक्ट और बाकी बीमारियों के बारे में हम पहले भी कई सारे प्रोग्राम्स में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन, जिसके बारे में आप जिक्र कर रही थी, क्या होता है, विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, जो फरवरी माह होता है उसको एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन और लो विजन के अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि नाम बता रहा है, एज रिलेटेड, यानी ये बढ़ती हुई उम्र की प्रॉब्लम है जो 60 साल से बड़े व्यक्ति किसी को भी हो सकता है। मैक्युला मतलब कि रेटिना का सबसे सेंसिटिव हिस्सा, यानी जो हमारी आंख का पर्दा होता है उसके पर्दे के सेंटर वाले हिस्से में डीजेनरेशन यानी कुछ धब्बे। तो जो ये एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन है ये 60 साल से बड़े लोगों को किसी में भी हो सकता है। बिल्कुल, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस डीजेनरेशन के कुछ प्रकार भी होते हैं या एक सिंगल डिफाइंड बीमारी है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, क्योंकि ये जो एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन है मुख्यतः दो तरीके का होता है। एक ड्राई वैरायटी होती है और एक वेट वैरायटी होती है। हमें इन दो वैरायटीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के सिम्टम्स अलग हैं और दोनों के आगे फ्यूचर में नज़र को ख़राब करने के इंसिडेंसेस या परेशानियां भी अलग अलग हैं। अगर हम ड्राई वैरायटी की बात करें तो उसमें सूखे धब्बे येलो कलर के रेटिना के ऊपर आते हैं और ये 90% लोगों को होता है, और इसमें विज़न जाने के चांसेस कम होते हैं। इसकी बजाय अगर हम वेट वैरायटी की बात करें तो वेट वैरायटी में आँखों की नज़र जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये सिर्फ 10% लोगों में होता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इसमें कई बार आँख में खून की नलकियाँ आ जाती है जो फटने के बाद एकदम से खून बिखर जाता है। और इसमें क्योंकि रोशनी जाने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है तो हमें इसके लिए अवेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए और रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर विनीता हर बीमारी का कुछ ना कुछ कारण होता है, इस मैकुलर डीजेनरेशन के भी कुछ कारण होंगे, चाहेंगे विस्तार से समझाएं। बिल्कुल, जो पहला मुख्य कारण जैसा कि नाम दर्शाता है, एज, 60 साल से बड़े हुए किसी भी व्यक्ति को जैसे नॉर्मल एजिंग चेंजेस होते हैं, झुर्रियाँ पड़ना, बाल सफ़ेद होना, उसी तरीके से ये मैक्युला का डीजेनरेशन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको और बढ़ावा देते हैं, वो है अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन हो चुका है तो बच्चों में ये और तेज़ी से आएगा और ज़्यादा सीवियरिटी में जल्दी उम्र में आने की संभावनाएं रहती है। न्यूट्रिएंट्स का बहुत रोल है। अगर पुअर न्यूट्रिशन है, स्पेशली विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तो फिर एंटीऑक्सीडेंट अगर डेफिशिएंट्स हैं तो फिर एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन के होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग और कई तरीके की शारीरिक बीमारियां जिसमें कि इस एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन होने का खतरा बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और इस तरीके की कई सारी समस्याएं हैं।
बिल्कुल, यानी कि ये तमाम वो कारण हैं जिनकी वजह से आपको मैकुलर डीजनरेशन हो सकता है। इस बीच एक कॉलर दिलीप परिहार हमारे साथ देवास से बने हुए हैं। दिलीप जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विनीता से। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ। हाँ। हेलो। जी, अपना सवाल पूछिए दिलीप। हाँ मैडम, मेरा क्या है कि आंख में आंसू आते हैं और दूर का या पास का दिखता कम है। तो मैंने अभी 6 महीने पहले इंदौर में महाजन डॉक्टर साहब को दिखाया था, तो उन्होंने कोई नस में इंजेक्शन लगा के मेरी जांच करी थी मशीन द्वारा। तो उन्होंने ये कहा था कि आपके लेंस खराब हो गए हैं तो बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली थी कि ये सही है। उन्होंने क्या, तो मैंने फिर वो करवाया नहीं। तो क्या करवा लूं क्या वो? सर देखिए, आंखों में कम रोशनी के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि चश्मे का नंबर है, बढ़ती उम्र के साथ में लेंस का धुंधलापन है और पर्दे की खराबी है। अगर आपको 2-3 तरीके की प्रॉब्लम है और उसमें अगर एक है कि लेंस भी धुंधला हो रहा है, तो लेंस बदलने से उतनी ही रोशनी आती है जितनी आपकी लेंस की वजह से गई हुई है। अगर सपोज पर्दा कमज़ोर है तो लेंस की बदलने से आपकी थोड़ी रोशनी बढ़ सकती है। तो इसलिए आपके डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं आप उसको कर सकते हैं, या आप एक फिर से दोबारा किसी डॉक्टर से जांच करा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आशा करते हैं कि दिलीप जी को उनका जवाब मिल गया होगा और इसी तरह आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर से और सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर विनीता रामनानी जी से। विनीता जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब जानना चाहेंगे कि मैकुलर डीजनरेशन के लक्षण क्या कुछ होते हैं। इसमें सबसे पहले मरीज को देखने में परेशानी होती है। अब जैसे मोतियाबिंदु होता है उसमें भी देखने में परेशानी होती है, तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि कम रोशनी का कारण क्या है। और जैसा कि मैंने अभी भी एक कॉलर को बताया कि एक आई एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि आपको कैटरेक्ट के अलावा दूसरी कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि कैटरेक्ट एक नॉर्मल एजिंग है, वो हम सबको होनी है। तो धुंधला दिखना, स्पेशली छोटे अक्षर पढ़ने में परेशानी हो, या कोई भी चीज़ छोटी बारीक देखने में आपको लाइट ज़्यादा ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि रूम में बहुत अंधेरा है, आपको लगे कि अक्षर पढ़ने में या चीज़ें देखने में आपको 2 या 3 ट्यूबलाइट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो ये एक निशानी है कि ये एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन हो सकता है। कुछ लोगों को आंखों के आगे तैरते हुए काले धब्बे या काले निशान दिखते हैं, स्पेशली अगर वो किसी आकृति को देखना चाहते हैं तो उस आकृति के सेंटर में वो काले धब्बे दिखते हैं। और कई बार अक्षर टेढ़े मेढ़े या खिंचे हुए दिखते हैं, चेहरे धुंधले दिखते हैं, जैसे कि आपकी टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये आपको अगर क्वालिटी ऑफ विजन खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी ऑफ विजन एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन की वजह से हो सकती है। इस पहले आपने मोतियाबिंदु का जिक्र किया है और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि मोतियाबिंदु से ये डीजनरेशन किस तरह से डिफर करता है और इंटरनल क्या कुछ प्रोसेस होती है आई की जो इसकी वजह से डीजनरेशन की समस्या आ सकती है। जो कैटरेक्ट है वो हमको भगवान ने आई के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लेंस दिया है। वो समय के साथ में, हालांकि जो मैंने फैक्टर्स बताए मैकुलर डीजनरेशन के, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी कैटरेक्ट को बढ़ावा देते हैं। पर कैटरेक्ट एक रिकवरेबल ब्लाइंडनेस है। अगर आपका लेंस धुंधला हो गया तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन जो है ये एक तरीके की इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। तो इसलिए इसको समय पर पहचान कर उसकी रोकथाम करना ज़रूरी है। अगर जो विजन चला गया एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन से तो वो वापस नहीं आता है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी जांच किस तरह से की जाती है और ऐसे कोई लक्षण बता दीजिए जिनको देखकर लगता है कि अब डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो गया है। अगर हम जांच की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को 40 साल की उम्र के बाद अपनी रेटिना की टेस्ट जरूर कराना चाहिए, स्पेशली 60 साल की उम्र के बाद तो ये कंपलसरी हो जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ लोग ऑप्टिकल शॉप पे जाके अपने चश्मे के नंबर्स चेक करा लेते हैं, लेकिन रेटिना चेक कहीं भी नहीं होता है। तो बेटर है कि हम आंखों में आई ड्रॉप्स डाल के अपनी रेटिना टेस्ट कराएं। तो अगर आपकी विजन कम हो रही है और डॉक्टर ने रेटिना टेस्ट करके, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि रेटिना के ऊपर धब्बे देखे हैं, तो फिर वो डॉक्टर आपकी फर्दर जांचें करता है। उसमें एक एम्सिलर ग्रिड करके चार्ट होता है जो आपके
स्क्वायर बोर्ड्स जैसे चेकर बोर्ड जैसा रहता है, उसमें वो स्क्वायर्स आपको छोटे बड़े टेढ़े खिंचे हुए या धब्बे के रूप में दिखते हैं। उसके बाद वो आपकी आंखों की एंजियोग्राफी या ओसीटी टेस्ट करवाता है। एंजियोग्राफी में हाथ में एक इंजेक्शन लगा के आपकी रेटिना की फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं कि कहीं कोई ब्लड वेसल लीक तो नहीं कर रही है, क्योंकि पहले शुरुआत में इन लीकी ब्लड वेसल्स के लेज़र किए जाते थे, जिसे फोटोडायनामिक थेरेपी कहते थे। ओसीटी इसका बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक मेजर है, जिसमें कि हम आँख को एक लेयर बाय लेयर रेटिना को स्कैन करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल जांच है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ओसीटी एक लैंडमार्क इसका डायग्नोस्टिक एरिया है, जिससे कि हम ड्राई और वेट वैरायटी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब इसके इलाज की भी हम जान लेते हैं कि इलाज इसका किस तरह से होता है। डॉक्टर विनीता जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार के इलाज इसके लिए अवेलेबल हैं मेडिकली अगर बात की जाए। कई हमारे दर्शकों ने सुना होगा कि आंखों में महंगे इंजेक्शन्स लगते हैं, तो इसका जो वेट एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेट ARMD कहते हैं, उसमें anti-VEGF इंजेक्शन्स लगते हैं। पर जहाँ तक ड्राई वैरायटी का इलाज है, उसमें मेन यही है कि उसको पहचान कर उसका रेगुलर फॉलोअप करते हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज ड्राई वैरायटी के वेट वैरायटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो वेट वैरायटी में कन्वर्ट होते हैं तो इस तरीके का ब्लैक धब्बा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो पेशेंट्स को सडनली दिखने लगता है। और अगर ड्राई वैरायटी है तो एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जिसमें विटामिन A, C, E, जिंक और सेलेनियम वाली गोली होती है वो दी जाती है। आपके जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, उनको कंट्रोल किया जाता है, और आपको वो एम्सुलर ग्रिड जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दिया जाता है कि आप इसको महीने में एक बार टेस्ट करें। अगर आप ऑल थ्रू आउट ड्राई वैरायटी हैं तो आपके विजन जाने का खतरा ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप वेट वैरायटी के हैं तो आपको दो तरीके से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एक महंगे वाले इंजेक्शन्स जो कि लगातार हर महीने दिए जाते हैं, और दूसरा कई बार लेज़र थेरेपी, जैसे मैंने बोला कि जिसे हम PDT या फोटोडायनामिक थेरेपी कहते हैं। बिल्कुल, आपसे और ये भी जानना चाहेंगे, जिन मरीजों की आंखें पहले ही कमज़ोर हैं या जो चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके लिए इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, या डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उन पर डायबिटीज़ का असर इस बीमारी से रिलेशन में भी होता है? इस बीमारी का डायबिटीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ वाले मरीजों में कैटरेक्ट हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है आँखों में, और एक अलग किस्म की ब्लड वेसल्स की लीकेज होती है जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। हालांकि उसका भी इलाज इन महंगे इंजेक्शन से कई बार करना पड़ता है, पर डायबिटिक रेटिनोपैथी में मुख्य इलाज है डायबिटीज़ को कंट्रोल करके जो रेटिना की वेसल्स लीक कर रही है उनका लेज़र करना। और ये वाला लेज़र जो होता है वो ग्रीन लेज़र होता है, वो इस एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन के लेज़र से अलग होता है। जहाँ तक एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन की बात है, वो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों में ज़्यादा देखा गया है, और इसका सीधा कनेक्शन उम्र से है। वेट वैरायटी में क्योंकि हम इंजेक्शन्स लगाते हैं तो कई तरीके की इंजेक्शन्स आती हैं जो हमें मंथली लगाना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो वो है हाफ लाइफ है इन दवाइयों की, वो 4 से 6 हफ्ते होती है। हालांकि आजकल ऐसी कोई इस तरीके की कई सारी इंजेक्शन्स मार्केट में हैं, जैसे आइलिया है या पेजिनेक्स है, उनका इफेक्ट 8 से 12 हफ्ते तक भी रहता है। तो नंबर ऑफ इंजेक्शन्स ऐसे मरीजों की धीरे धीरे कम हो रही है। पहले हम लोग एवास्टिन नाम का इंजेक्शन लगाते थे, फिर धीरे धीरे कई तरीके की 8-10 प्रकार की इंजेक्शन्स हमको अवेलेबल हैं, जिससे हम मरीज को हम सुविधाजनक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चलिए, इस बीच एक कॉलर सुमित हमारे साथ मंडला से बने हुए हैं। सुमित, अपना सवाल पूछे। हाँ मैडम, मैं सुमित कुमार जैन पिंडरी जिला मंडला से बोल रहा हूँ। मेरा नाती है जो 10 साल का है जी। तो वो 10 साल का, और अभी से उसको बहुत मोटा चश्मा लग गया है। देखिए, हमने कई सारे हमारे प्रोग्राम किए हैं कि बच्चों में चश्मे का नंबर क्यों लगता है। तो बच्चों में चश्मे का नंबर हेरिडिटरी यानी आंखों की बनावट मुख्य कारण रहता है,
और फिर उसके चश्मे के नंबर्स तेज़ी से न बढ़ें, उसके लिए आप उसे रेगुलर चश्मा लगाएं, हर 6 महीने में उसके चश्मे की चेकअप कराएं और उसका डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें और जितना हो सके उसे नेचुरल लाइट में बाहर काम करने के लिए या बाहर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उसको अंदर आर्टिफिशियल लाइट्स में नहीं बैठने दें और उसके खाने पीने सोने का ध्यान रखें ताकि वो नंबर तेजी से ना बढ़े। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैक्युलर डीजनरेशन पर आज हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर विनीता, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये बीमारी कम्प्लीटली क्योरेबल है? क्या खोई हुई आंखों की रोशनी वापस आ सकती है इलाज के बाद? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि कई सारे मरीज ऐसे होते हैं जो इस उम्र में आके अपनी खोती हुई नज़र के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो मेरा इस प्रोग्राम और इस टॉपिक को लेने का उद्देश्य ही यही है कि एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन को हम बढ़ने से रोक सकते हैं। कई बार मरीज की रोशनी को हम उसी जगह पे थाम लेते हैं, पर आगे रोशनी और इम्प्रूव हो जाए, मोतियाबिंदु की जैसे रोशनी इम्प्रूव हो जाती है वैसे नहीं होती है। इसलिए एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन वाले सभी मरीजों को अपनी जांच समय रहते करा लेना चाहिए और डॉक्टर अगर आपको कोई पर्टिकुलर इलाज बता रहा है तो उसे ज़रूर लें, क्योंकि मैंने अपने ही खुद के इतने सारे मरीज देखे हैं जिनको मैंने पहले इंजेक्शन्स की सलाह दी, पर कहीं वो महंगे हैं इंजेक्शन्स या फिर हमको हर महीने लगवाना पड़ेंगे। इस चक्कर में वो मिनिमम जो 3 इंजेक्शन्स का डोज है वो भी कंप्लीट नहीं करते हैं। तो हमें इस बीमारी की गहराई को समझना है और अवेयर रहना है कि अगर हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो हमारी रोशनी जा सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें मरीज कभी भी टोटली ब्लाइंड नहीं होता है, उसको सेंट्रल वाला विजन नहीं रहता है, बारीक अक्षर नहीं दिखते हैं, बारीक चीज़ें पहचानने में दिक्कत होती है, पर मोटे मोटे तौर पर वो अपना पूरा काम कर सकते हैं। जैसा कि ये पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि ये बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसमें कि वो धीरे 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 बढ़ता है। अगर वो मरीज एंड स्टेज में भी पहुंच रहा है तो कम से कम इतना विजन रहता है कि वो अपना डेली रूटीन का कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस बीमारी की रोकथाम के लिए समय रहते समय पर पहचान करके इलाज करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर विनीता, क्या ARMD के साथ साथ दूसरी जो बीमारियां हैं इनका भी खतरा बढ़ जाता है? जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी और कैटरैक्ट जैसी बीमारियां आम होती हैं आंखों के लिए, लेकिन क्या ARMD के साथ साथ इनका खतरा बढ़ने के आसार रहते हैं? खतरा इनके साथ इसलिए बढ़ने के आसार रहेंगे क्योंकि ये सब उम्र से लिंक्ड बीमारियां हैं। जैसे ग्लूकोमा भी बढ़ती उम्र के साथ किसी को भी हो सकता है, मोतियाबिंदु तो है ही उम्र की निशानी। तो बढ़ती हुई बीमारियां, बढ़ती हुई एज इन बीमारियों के लिए एक तरीके से न्योता है। तो अगर हम बढ़ती हुई उम्र के साथ में आई टेस्ट कराएंगे तो डेफिनेटली आपका डॉक्टर इन सारी बीमारियों को देखेगा और उस हिसाब से इलाज बताएगा। आजकल डॉक्टर विनीता काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है यूजुअल रूटीन में, और कई बार देखा गया है कि ड्रग्स और अल्कोहल और स्मोकिंग जैसे चीज़ों में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और यंगस्टर्स की अगर स्पेशली बात की जाए, मैक्युलर डीजनरेशन को हमने जितना समझा है, मुझे लगता है कि एज रिलेटेड बीमारी है और शायद यंगस्टर्स को हिट ना करे, लेकिन अगर ये बीमारी यंगस्टर्स को हिट करती है तो उससे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है खुद को, और स्मोकिंग क्या इस पर एक डायरेक्ट इफेक्ट डालती है? जी बिल्कुल। ये जैसा कि मैंने बताया कि ये बढ़ती हुई बीमारी, बढ़ती हुई उम्र की बीमारी है, तो उम्र के साथ में डीजनरेशन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन हम सब लोग एज तो होते ही हैं, तो सारी बीमारियां एज के साथ एक साथ नहीं आती। यानी कि ये भी आगे जाकर असर डाल सकती है। और जिस तरह से हम मैक्युलर डीजनरेशन के मरीजों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर भी हम फोकस कर रहे थे। आगे जाकर हम पूछेंगे डॉक्टर विनीता रामनानी से कि किस तरह से डाइट पर इसका इन्फ्लुएंस है और डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम आगे जाकर ना हो। लेकिन आमतौर पर जब हम देख रहे हैं कि मैक्युलर डीजनरेशन ऐसे लोगों में ज़्यादातर होता है जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए आपसे भी हम यही अपील करेंगे कि सावधानी जरूर बरतें, एक प्रायर एज के साथ ही अपनी आंखों का ध्यान रखना शुरू कर दें। और जिस तरह से हम डाइट का जिक्र कर रहे थे, अब रुक करेंगे डॉक्टर विनीता रामनानी का। हम जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की चीज़ें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से आगे जाकर मैक्युलर डीजनरेशन जैसी बीमारी हमें ना झेलनी पड़े।
बिल्कुल, विटामिन ए, ई इनका बहुत ज़्यादा रोल है एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट्स में और कलर्ड फ्रूट्स में मिलती है। तो बढ़ती उम्र के साथ में हमें इन सब चीज़ों का सेवन करना है। स्मोकिंग जैसे बहुत सारी बीमारियों का एक मुख्य कारण होता है, तो बिल्कुल स्मोकिंग अवॉइड करें। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रिस्क रहता है, इसलिए तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। वैसे भी ओल्ड एज में हमें प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो किसी भी बीमारी से बचाव के लिए हमें एक हेल्दी डाइट, उसमें नॉर्मल डाइट के अलावा एक एक्सरसाइज और वॉकिंग या फिर गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबेसिटी भी एक कारण बनती है इन सारी बीमारियों का। अंत में क्या संदेश आप दर्शकों को देना चाहेंगे, संक्षिप्त में समझा सकते हैं? सभी बढ़ती उम्र वाले मरीजों के साथ मेरा ये कहना है कि आँखें क्योंकि बहुत मुख्य अंग है हमारी शरीर का, तो एक रूटीन सालाना आई टेस्ट जरूरी है, जिसमें कि डॉक्टर आपकी बीमारियों को सही समय पर पहचान कर उसका सही इलाज बता सकता है। कुछ लोग डॉक्टर को कहा हुआ मानते नहीं हैं, तो ये ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर ने आपको कुछ समझाया है तो आप भले उनसे दोबारा पूछ लीजिए, लेकिन उनके दिए गए जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस या हिदायतें हैं उनको ज़रूर फॉलो करिए, ताकि आपकी आंखें हेल्दी रहे, क्योंकि ये हेल्दी आईज हमारे स्वस्थ शरीर में बसती है। इसलिए शरीर का ज़रूर ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर मोटापा या कोई शारीरिक बीमारी हो तो भी उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर विनीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, तो आज डॉक्टर विनीता रामनानी से आंखों की समस्या के बारे में हमने जानकारी ली। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आंखों की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें, स्वस्थ रहें और बने रहें बंसल न्यूज के साथ।